हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का समय जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो तैयारियां भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा, सेशन होगा, वो एक्चुअली मैथ को लेकर होगा और मैथ के 100 क्वेश्चंस को हम बहुत बारीकी से आराम आराम से करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, आप तक पहुंच पा रहा है, आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, आज जो हमारा क्लास है बेसिकली बिहार बोर्ड के एग्जाम जो 2025 में होगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को हम करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे का क्लास। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y बराबर 9, तो इसमें इनके असंगत है या इनका अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक है या इनमें से कोई हल नहीं है। जरा आप इसको आसानी से समझिए। मैं इससे पहले आपको ये चीज पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, और मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा हूं, फिर से आपको रिवीजन कराता हूं। आइए, क्या आप जानते भी होंगे, जहां भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, कि भैया A1/A2 बराबर B1/B2, अगर यही एक दूसरे के बराबर नहीं है, पहला ही दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 बराबर यानी डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसको हम कहते हैं क्या। कहोगे सर, इसको कहते हैं अद्वितीय हल। कौन हल कहोगे जी? अद्वितीय हल। बोलो। कहोगे जी सर, पता है मेरे को कि अद्वितीय हल कहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ये चीज आपको पता है और आप सिंसियर बच्चे हैं कि मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 बराबर C1/C2। ये पहला दूसरा तो बराबर है, तीसरे के बराबर ना है, तो इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर, इसका कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। और बाबू, इसका जो नाम होता है वो विरोधी समीकरण होता है। कौन समीकरण? विरोधी समीकरण। और इसको एक कैटेगरी में रखा गया, उसका नाम हम लोग कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत समीकरण निकाय। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। मैं उतना लिख नहीं रहा हूं जितना बोल रहा हूं। अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक। कहोगे जी सर, ये तो पता है। अब इसी से सवाल कैसे हम फटाक से बनाएंगे, वहां एकदम देखेंगे और सवाल को ना उड़ा देंगे। मतलब, कहने का मतलब, देख के हम उसका जवाब दे पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये देखो, ये लड़का और ये लड़की, जब लड़का ही लड़की को पसंद ना हो तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। मतलब कोई हल, मतलब एक और एक हल, अद्वितीय हल, मतलब शादी नहीं होगी। लड़का लड़की को पसंद है लेकिन उसके माँ बाप को पसंद नहीं है, तो उसमें कोई हल नहीं होगा, बात ऐसे घिची पिटी होता रहेगा। और जब सबको पसंद है, परिवार वाले को पसंद है, तो धूमधाम से तैयारियां होगी, शादी की होगी ना। तो अब ये आप ऐसे याद रखोगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अद्वितीय हल। अद्वितीय वाले और अनेक हल वाले को हम संगत की कैटेगरी में रखते हैं, और असंगत की कैटेगरी में कोई हल नहीं होता, उसको असंगत की कैटेगरी में रखते हैं। आइए बात करते हैं ये 2 और ये 4 एक्स वाले को। तो A1 ऐसे समझ लो, एक भाई आगे के सवाल में डायरेक्ट मैं कर दूंगा भाई, ये A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तो A1/A2 यानी 2/4 बराबर 3/6 और बराबर 5/9। एक, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना, ये कटने वाला है? कहोगे नहीं,
1/2 बराबर 1/2 और ये बराबर नहीं है, मतलब अर्थात a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा किस कैटेगरी में जा रहा, कहोगे सर कोई हल नहीं है। आप ऑप्शन में देखो कोई हल नहीं है, कहोगे सर नहीं है, अद्वितीय है तो अद्वितीय तो होगा नहीं, विरोधी समीकरण है नहीं है, सर असंगत है, तो बाबू ये असंगत की कैटेगरी में होगा, तो हम यहां इसका असंगत टिक करेंगे। बोलो समझ में आया, कहोगे जी। अब आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैसी समीकरण युग्म इतना इतना क्या है भाई, इसको चेक कर लो। कहोगे सर अब मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा। ये क्या होगा बताओ, 1/3 बराबर 2/6 बराबर 6/18। ये कटेगा, 2 1 2, 2 3 6 और 6 1 6, 6 3 कितना 18, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। जब ये तीनों बराबर है तो इसका क्या होगा, तो कहोगे सर अभी अभी आपने पढ़ाया अनेक हल, मैंने कहा था कि मैं बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर ये जो सी है हमारा इसका सही जवाब होगा। बोलो समझ में आ रहा, कहोगे जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतने इतने का कोई हल नहीं होगा। अब कहता कि भाई के का कौन सा मान निकलेगा जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। आप समझो भाई, ये x यानी 1/5 बराबर 2/y की जगह y के पीछे वाला k और बराबर 3/7। मैं आपको बता दूं कि k का ऐसा कौन सा मान नहीं होना चाहिए कि कोई हल नहीं हो। तो भाई देख लो, अगर यहां पे 10 हो जाएगा कट जाएगा, तो कहोगे सर 1/5 1/5 ये हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, तो इसको गुना कर लो। क्या होगा 1/5 इक्वल टू 2/k। जब इसको हम गुना करेंगे k बराबर 5 दूना 10, तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो कहोगे सर k का मान जो है, कहता k के किस मान के लिए, तो k का मान अगर हम 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10, तो ये अद्वितीय हल, मतलब सॉरी इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों, अब आओ इसको मैं थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखा। तो बाबू 1/5 कहोगे सर, हाँ 1/5 आपने लिख दिया और इक्वल टू लिख दिया, 2 हमने के का बताया कि के का मान 10 होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो के की जगह पे 10 रखते हैं, बराबर 3/7। अब आ जाओ 2 1 2 और 2 5 10, मतलब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 1 2 और 2 5 10, यानी 1/5 यानी 1/5 बराबर 1/5 और बराबर नहीं होगा 3/7 के। तो बोलो समझ में आया, कहोगे जी सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखो ये वीडियो ना, ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, पर मैं उम्मीद करता, मतलब मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। बाबू एक बात बताओ, अद्वितीय हल का मतलब मैंने बताया कि जिसका एक और केवल एक हल होता है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 उसके बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कहोगे जी सर, आइए चेक करते हैं। अब आपको देखने से लगता होगा 1/2 1/2 के बराबर है, हमको दो बराबर नहीं चाहिए ना। इसका देखो 1/3 1/3 दोनों माइनस में, कहोगे जी 2/4 और ये 1 माइनस में, और ये देखो ये दोनों माइनस में, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर यहां देखिए 2/4 हम सी वाले का लिख रहे हैं, 2 ये वाला 2 और ये वाला 4, ठीक, तो 2/4 और बराबर ये ऊपर y मतलब नहीं कुछ है तो 1 है, और ये वाला माइनस में 2। अब बताओ 1/2 1/2 बराबर होगा -1 मतलब 1/-2। इसको आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ये वाला हो जाएगा 1/-2, तो ये माइनस यहां आ जाता, तो बराबर है, कहोगे नहीं, एक प्लस में एक माइनस में चिन्ह भी लिया जाता है, उसका आप ख्याल रखोगे। तो हमारा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। बाकी आप सबकी देख लो भाई, अद्वितीय हल के लिए पहला दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें भी पहला दूसरा बराबर है, तीसरा तक भी बराबर है, हम पहले दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा,
सी हमारा इसका सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर। देखो 2x माइनस 5 समीकरण युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। देन सेकेंड है 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये असंगत है कि संगत है कि क्या है, जरा इस पे हमें नजर देना। आ जाओ बात करते हैं। भाई ये देखो 2 कहोगे जी सर 2, यहां भी इसका भी 2, 2/2 बराबर, ये माइनस है तो भाई माइनस का चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे, और बट्टा में y की जगह पे ना कुछ है तो 1 है, और बराबर कहोगे जी 4, और बट्टा में बराबर माइनस ये क्या है माइनस में 8। अब एक बात करो, आगे क्या होगा ना होगा मुझे नहीं पता, पर ये 1/1 है, 1/1 कभी बराबर होगा -5/1 के। तो यही जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये कौन होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसका एक और केवल एक और हल होता है, और एक हल वाले को अद्वितीय हल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके अंडरस्टैंड। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 6ठा नंबर क्वेश्चन कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस नहीं सॉरी x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। जरा हम उसका ख्याल रखेंगे कि आखिर क्या रखेंगे कि उसके बराबर वो नहीं होगा, कोई हल नहीं। आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता है, तो एक इसके पीछे ना कुछ है तो एक, अबट्टा में 5 कहोगे जी सर लिख दीजिए, 2 अबट्टा में के लिख दिए, अब माइनस में 1 और बट्टा में 7। अब ये तो लिखिए, हमें के का मान ज्ञात करके दिखाना है बाबू। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे 1/5, एक बार लिख देता हूं 2/k, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो k इक्वल टू 5 दूना 10, के की वैल्यू कितनी हो गई 10, के का मान क्या नहीं होना चाहिए, मतलब के का मान क्या होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको भी मैं आपको करके इधर दिखाता हूं, मैं इससे पीछे वाले सवाल में ऐसे मैंने आपको दिखा रखा था। अब आओ देखो 1/5 अपॉन सॉरी 1/5 इक्वल टू 2/k की जगह पे 10 और बराबर -1/7, तो 2 1 2 2 5 10, यानी 1/5 बराबर 1/5, वो बराबर नहीं -1/7 के, ये दोनों बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2, वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उसके क्या हल होंगे, तो कहोगे सर कोई हल नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, विरोधी समीकरण कहते हैं। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब मैं यहां पे बात आपसे करूं कि भाई अद्वितीय हल जो है वो क्या होता है, a1/a2 और किसके बराबर नहीं होगा, b1/b2 के। आइए 1 इसके गुणांक 1 और यहां 3, 1/3 बराबर -2/k, -2/k, माइनस में है ना वहां, तो माइनस का प्रयोग हम करेंगे, तो -2/k लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यही तो बराबर नहीं होना चाहिए, k बराबर 3 दूना 6 माइनस k का मान क्या नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे आपको ये चीज समझना है कि k का मान हमने कह रहे कि बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह काट दो, k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए। अगर -6 हो जाएगा, एक बात कह रहा हूं, k का मान अगर -6 हो जाएगा तो -2/-6 ये कट गया, तो 1 और ये 3, यानी 1/3 बराबर 1/3, इसके क्राइटेरिया को नहीं माना, इसीलिए k का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो कहोगे -6 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। चलिए 8वां नंबर,
के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कर रहा है, मतलब ढेर सारे हल होंगे। तो देखने से लगता आप इसका सीधा सीधा भी जवाब दे सकते हो। आओ इसको भी लिख के बता दूं। 2/4 बराबर 3/k और बराबर, देखो भाई इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि इधर ये माइनस में, तो -5 माइनस में 10 कर लेता हूं। किसी के मन में आएगा सर प्लस में माइनस क्यों? बाबू देखो वो बराबर के 0 है, इस साइड है तो इसको इधर कर लेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मैं लिख दिया प्लस, ये कट गया। तो भाई इसको अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं ना 2/4 बराबर 3/k। कहोगे सर हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अगर इसको लिखे 2 के बराबर कितना होगा? कहोगे सर 4 तिया 12, तो k का मान 12/2, यानी k का मान कितना होना चाहिए? 6। ऑप्शन नंबर कौन है? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। अगर k का मान 6 रखा जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे जरा वो भी देख लो भाई। 2/4 कहोगे जी सर होगा, बराबर 3/k की जगह पे क्या 6, और बराबर 5/10 है, -5 तो प्लस हो गया 1/2 है ना, 1/2 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यही तो होता भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़े। देखो भाई 8 क्वेश्चन में मुझे 16 मिनट अब तक लगे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे रफ्तार बढ़ेगी। और मैं सोच रहा हूं, मैं देखो सवाल जो है ना आपको फटाफट एबीसी कराने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। और ये सब आपको सब्जेक्टिव में तो ढेर सारे आपने बनाए होंगे, और पर ऑब्जेक्टिव तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना एक शून्यतर हल होगा। एक एक किस मान के लिए समीकरण, देखिए ब्लर कभी कभी हो जाता है, क्या हल होगा उसका? शून्यतर हल होगा। तो भाई बताओ a बट्टा, आ जाइए, a x का a बट्टा में 2 बराबर 10 बट्टा में 5, आगे तो 0 है, ये है। अगर गुना कर ले 5a बराबर कितना, 10 दूना 20, तो a बराबर 20/5, यानी a का मान कितना 4। बोलो कौन ऑप्शन है? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए है, हम ए में सही जवाब कर देंगे। यानी ए की जगह पे अगर 10 कहा गया, अगर 4 रखा जाए तो ये जो है इसका शून्यतर हल होगा, माने 0 हल हो जाएगा। ठीक, 9वां के बाद आगे सवाल, ये इसका हल पूछ रहा भाई। आ जाओ, x के पीछे ना कुछ है तो 1 बट्टा में -3, ठीक, बराबर 2 बट्टा में -6, ठीक, बराबर 5, और ये प्लस में बाबू 15 है, 5/15, ठीक। आइए, 1/3 तो है, ये भी 1/3, अगर एक आई ये 3 तो माइनस 1 बट्टा में -3 बराबर, अगर इसको काटे 5 1 5 5 3 15, तो 1/3। अब तुम एक बात बताओ मेरे को कि 2 को माइनस में है पर वो प्लस में है, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? कहोगे सर नहीं भाई ये वाला संभव नहीं होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, इसको कहते हैं अनेक, मतलब क्या, कोई हल नहीं, विरोधी समीकरण। समझ में आया? कहोगे जी। आइए 11 नंबर सवाल की ओर। आलेख द्वारा समीकरण ये इतना इतना दो रेखाएं निरूपित करती है, जो क्या है, प्रतिच्छेदी है कि क्या है, नहीं है, जरा उसको हम समझते हैं। मैं आप यहां पे फिर से आपको चर्चा करना चाहता हूं। आइए, a1/a2 बराबर b1/b2 ना डज नॉट इक्वल टू, फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाला बराबर नहीं है। a1/a2 b बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, जब ये तीनों आपस में बराबर है भाई, पहले वाले को हम कहते हैं विरोधी, सॉरी अविरोधी, दूसरे वाले को कहते हैं कोई हल नहीं है, और तीसरे वाले को कहते हैं अनेक हल है। पर सबके ना ग्राफ अलग अलग होते हैं भाई। आलेख इसका होता है भाई प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं। और इसके होते हैं समांतर रेखाएं। कौन रेखाएं? समांतर रेखाएं।
और इसके होते हैं समपाती रेखाएं। भाई ये भी याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। अब ऐसे सवाल इसी से डायरेक्ट, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट बनेंगे, ठीक, इसी फॉर्मूला से बनेंगे। आइए अब जरा आप चेक करके आप भी बता सकते हो ना कि भाई क्या होंगे। आ जाइए, 6/2 होगा बराबर -3/-1 बराबर 10/9। अब बताओ भाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 तिया 6, तो 3/, ना नीचे कुछ है तो 1 है ना। अब बराबर यहां भी 3/1, वो बराबर नहीं है 10/9 के। 10/9 के बराबर होगा? कहोगे सर कैसे होगा, नहीं होगा। जब ये 10/9 के बराबर नहीं है तो ये हो गया a1/a2, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात समांतर रेखाएं इसका ग्राफ होगा, यानी विरोधी समीकरण हो गया, कोई हल नहीं है। तो समांतर रेखाएं का ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 11, 12, 13 पुस्तक अल जबर वल मुकाबला किस गणितज्ञ द्वारा लिखी गई है? पुस्तक अल जबर वल मुकाबला क्या है? ये आपको याद रखना भाई, अल ख्वारिज्मी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? अल ख्वारिज्मी। ठीक, इसका पूरा नाम इब्न मूसा करके ऐसे पूरा नाम होता है, अल ख्वारिज्मी। जो हम पढ़े थे अरिथमेटिक, मतलब उसमें क्या कहते हैं भाई, पहला वाले जो चैप्टर है रियल नंबर में। ठीक है, अल ख्वारिज्मी में इन्होंने लिखा था। आइए, समीकरण px² प्लस qx प्लस विवेचक, मैंने बताया था भाई विवेचक, विवेचक को विविक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर। अंग्रेजी में डी से इंडिकेट करते हैं, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट, याद रखना। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी विवेचक और b² माइनस 4ac होता है। अब डी, अब आ जाओ भाई, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, पता है b² यानी x का गुणक यानी q का स्क्वायर और माइनस 4 × 1 माने p और गुने r यानी q² माइनस 4pr। कौन ऑप्शन में दिख रहा है बाबू? तो कहोगे सर पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई पहले ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतने इतने के हल का समुच्चय बताओ। भाई सो सिंपल, x² माइनस 16 इक्वल टू 0, इधर माइनस में उधर जाएगा तो कहोगे सर प्लस में, x² बराबर 16, और इधर का जब रूट जाता है बाबू तो पता है ना प्लस माइनस होता है 16, तो x बराबर एक बार प्लस में 4 प्लस माइनस 4, यानी x बराबर एक बार +4 और एक बार x बराबर -4, अर्थात +4 और -4। कौन ऑप्शन में दिख रहा है? तो +4 -4, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, यानी एक बार 4 और एक बार -4। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि इतना इतना का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करे। भाई ऐसे सवाल जब आपको आए ना तो बहुत आसानी और बारीकी से जवाब दे देने होते हैं। मूल का मतलब x, यानी x की वैल्यू इसमें रख दो तो k की वैल्यू निकल जाएगी। एकदम सिंपल है, x बराबर 3, x बराबर का रखना है 3, इसमें रखो और ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, आ जाओ, 3 × 3 का स्क्वायर प्लस k -1 और इंटू में 3 x की जगह पे, और प्लस में क्या है 9। आइए 3 × 9 अब प्लस 3k - 3 अब प्लस में 9। ठीक, अब देखिए 9 तिया 27 और 9 36, 36 प्लस 3k - 3, 36 में से 3 घटा दो भाई 33 प्लस 3k, इधर माइनस में तो भेज देंगे उधर 3k। अब मन में आएगा कि 3k का मान क्या रखना है, x मूल था ना, तो अगर इधर प्लस में है तो x का मान मूल कितना, प्लस में ही था, प्लस में है, हाँ मूल कितना है 3 है। तो जब हम वहां उसका वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू दिखेगा कि वैल्यू रखने पर कितना वैल्यू हो रहा है, उस चीज को हम समझेंगे। 27 और 9 36 होता है ना। अब आइए, तो मूल कह रहा
तो यहां हम रखें तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा बताओ, 33 बराबर ये क्या है बताओ, इधर -3 के। तो के बराबर क्या होगा, 33 बट्टा -3। तो के का मान कितना होगा, 11 तिया 33, यानी -11। ठीक है, होगा ना। तो हमारा कौन ऑप्शन दिख रहा है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा जो दिख रहा है वो कौन है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके इसके जवाब देने होते। ठीक है, जब एक मूल हो गया तो के का मान हमारा वहां पे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इसके विवेक्तर बताने हैं, क्या बताने हैं, विवेक्तर। आइए, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी। विवेक्तर का फॉर्मूला डी बराबर बी² -4ac। देखो आपको जब ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं ना तो फटाफट उसका ख्याल रखना है कि कौन क्या होगा, और फटाफट वहां पे हमें दिमाग लगाने ले। -2 का स्क्वायर करेंगे, अब -4 गुने 3 गुने सी का जगह पे 1/3, 1/3 से 1/3 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा और -4 = 0। तो डी बराबर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, आगे बढ़ता हूं। 18 नंबर सवाल देखो, कहता भाई समांतर श्रेणी 4 9 14 इतने के सार्व अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने, सार्व अंतर। भाई सार्व अंतर बता लो भाई कितने का अंतर है, मतलब सार्व अंतर मैंने पता है एपी में सार्व अंतर बाबू होता है क्या, अगला घटे पिछला, यानी 9 - 4 कितना होगा 5। ये भी कोई बताने वाली चीज है, ये सब तो ऐसी याद। अंत से चौथा पद, अब अंत से चौथा पद, तो आप तो इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो कितने का अंतर है, कहोगे 2 5 8, माने 3 के अंतर से बढ़ रहा है, तो इसमें पीछे से घटाइए। 35 है, 35 में से 3 घटेगा कितना होगा 32, 32 में से 3 घटेगा 29, उसमें से 3 घटेगा कितना होगा 26। तो अंत से चौथा, ये 35वां है, तो ए पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 26 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और जब इसमें अगर मान लो कि ज्यादा बड़ा दे देता कि अंत से 10वां पद लिखने में दिक्कत होता, तो ए का मान 35 हो जाता, डी का मान -3 होता, और क्या कहते हैं एन बराबर 4 लगा दो भाई, ए एन का फॉर्मूला चौथा पद निकालो। ऐसे करके निकालने हो सकते, आराम से निकाल सकते, लेकिन बड़ा ये छोटा 4 को था तो ऐसे ही लिख के निकाल लेंगे। बोलो हाँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इतने इतने के सार्व अंतर भाई घटाव है, और घटाव के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ है। तो इसका आप बताइए घटाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो घटाव है इसमें, तो घटाव कीजिए। घटाव करने के लिए क्या करना होगा, मतलब अगला घटे पिछला, 5/3 -1/3, 3 लेंगे एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4/3। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर। तो कहोगे सर 4/3 तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। समांतर श्रेणी का 20वां पद। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एपी 10 7 4 इतना इतना का अबा। भाई ए का मान है हमें 10, बी डी का मान है मतलब 7 में से 10 जाएगा तो -3, एन बराबर है 20। फॉर्मूला हम जानते हैं 20वां पद, तो ऐसे डायरेक्ट लगा दो भाई, 20वां पद के लिए ऐसे लगा सकते हैं a + 19d, a + 19d। बताओ a कितना है भाई, a का मान कहोगे सर a 10 है, प्लस 19 गुने -3, तो 10 + 19 दिया 57, माइनस में 57, ये 10 प्लस माइनस -57 यानी -47। ऑप्शन नंबर कौन है। अब जब ये सब्जेक्टिव में सवाल बनाने का प्रयास करोगे, सबके पीछे एरो का निशान आप देते जाओगे। -47 हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, डी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही जवाब डी होगा। बोलो ये होता ना इसका फॉर्मूला। अब देखो मैं यहां पे समझाता हूं, समझाने में समय लगता, आप अच्छे से पढ़ो भाई, समझ समझ के बनाओ, प्रैक्टिस जितने करो इतने प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुमसे 100 क्वेश्चन पूछेगा, तुम 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। कहां से पूछेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर है सब पढ़ लो, पीछे के 10 साल के क्वेश्चन उल्टा लो, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ लो। क्या पूछेगा ये बताइए,
ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है कि भाई जय माँ कहेगा उससे एक स्टेप पीछे लिख दो, ए प्लस 19 डी लिख दे 20वां पद के लिए, लिखे कि नहीं 20वां पद के लिए, यहां पे लिखते एन की जगह पे 20 रखते, डी रखते, ए रखते, यहां पे ए प्लस 19 डी रखते, मतलब एन का लफड़ा ही हटा दिए, एन का लफड़ा ही यहां पे लिख दिए, क्योंकि एन में एन माइनस वन यानी 20 में से एक जाएगा तो 19 से होता, ऐसे करके भी इसको शॉर्टकट में आसानी से उसकी अपेक्षा में लिखते। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, प्रथम 24 पदों का योग। अब भाई आ जाओ, योग की बात करता है, किसकी बात करता है, योग की। अब हम योग पे आते हैं और योग की बात आपको करने आता है। योग का मतलब होता है जोड़ यानी सम। अब बताओ भाई सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर सम के लिए तो फॉर्मूला एस एन होता है ना, एस एन बराबर क्या, एन बट्टा टू इंटू, आइए एस एन बराबर एन बट्टा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप डेट ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर ना याद होगा तो मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला जहां पढ़ते हो वहां पे लिख के लगा लो, क्योंकि जब बार बार देखोगे तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेंगे हर चीज के। भाई ए का मान आपको पता है सर 5 होगा, डी भी पता है अगला घटे पिछला यानी 3 होगा, और 24 यानी एन बराबर 24, 24 पदों का तो एस 24 होगा, कहोगे जी सर होगा, एन की जगह पे 24, 24 बट्टा 2, ठीक, 2a यानी 2 इंटू 5, कहोगे जी सर है, प्लस तो भी प्लस मैंने लिख दिया। अब आ जाओ भाई n माइनस वन, एन कितना है सर 24 है, माइनस वन तो माइनस वन, डी कितना है 3 है तो भी लिख दिया, ठीक, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, ये कितना होगा भाई 12 होगा सर, कट जाएगा तो ये 5 दूना 10 और ये 23, ये 23 और 23 को 3 से गुना करेंगे, 23 या 69, डायरेक्ट मार रहा हूं, इतना दिमाग लगा लेना भाई, ये 69 और 10 79, और 79 और 12 को गुना करो तो 79 और 12 को गुना करोगे तो मतलब कितना 9 दूना 8, तो 9 दूना 8 वाले ऑप्शन में कौन है, तो कहोगे सर ये 948 है, बाकी में तो होगा ही नहीं, तो कितना होगा 4 और ये 948, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हमारा दिख रहा है, तो बी हमारा इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। और एक बात आप ये भी बताना या बताना मेरे को कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए रहे तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, माने योग के लिए एस एन बराबर एन बट्टा टू इंटू ए प्लस एल, प्रथम और अंतिम पद मालूम होता है तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं ना कि इसमें इतने 100 पद है और उसका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दो, उससे भी योग निकल जाता है। ठीक, वो बहुत क्रिटिकल केस में वैसे कम होते, अधिकतर इसी पे निकलते हैं। आइए, एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 है तो 8वां पद क्या होगा, भाई एकदम इजी सवाल है, पहला पद को ए कहते, प्रथम पद बाबू होता है। अब बोलो मेरी जान, तो होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ सर होता तो है। सार्वंतर को डी कहते, वो भी पता है 3, ठीक। अब 8वां पद के लिए, अरे अभी अभी मैंने पढ़ाया ना कि भाई जब 8वां पद कहता है यानी n बराबर 8 हो गया, इसके लिए आप दो तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना यार तामझाम कौन करने जाए मेरी जान, डायरेक्ट जब 8वां पद कहता है तो ए प्लस 7d, एक स्टेप पीछे लिख देना, ए का मान 2 अब प्लस 7 गुने डी का मान 3, 7 या 21 और 2 कितना होगा 23, ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, तो कहोगे सर ऑप्शन सी दिख रहा है, तो सी में हम जवाब मतलब टिक कर देंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना। अब आइए आगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, भाई मेरे समांतर श्रेणी में नहीं है भाई, देख लो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, मतलब ये लगता है कि एपी में है, हमें चुनना है कि एपी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है भाई। आगे दिमाग लगाओ, 11 9 7, मतलब आपको लगता है कि भाई 2 के अंतर से ये घटते हुए जा रहा, ये भी एपी में है। 5 7 9 11, ये आपको लगता है कि 2 के अंतर से बढ़ते हुए जा रहा, ये भी सार्वंतर बराबर एपी में, तो कौन एपी में नहीं है, ये वाला 0.3 फिर 0.33 फिर 0.3, ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। तो हमारा कौन ऑप्शन सही होगा, हमें नहीं चुनना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डी में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। आई होप
कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर 25 नंबर, यदि समांतर श्रेणी ए बी सी, समांतर श्रेणी में तो बी का मान क्या होगा बाबू, ए प्लस सी बट्टा 2, कौन ऑप्शन में होगा, समांतर श्रेणी यही होता, 1 2 3, तब बोलेंगे कि भाई बी बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर 1 प्लस 3 अब बट्टा में 2 कर दो, दोनों को जोड़ दो, 4 बट्टा 2 तो निकल जाएगा 2, तो बीच में आया कि नहीं आया, यही चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी। कहोगे सर बी और डी में एक ही चीज लिखा, आप दोनों में से कोई में टिक कर दोगे, ठीक है, ये मिसप्रिंट की वजह से। आइए 26 नंबर, एपी का सामान्य पद इसका ये है, तो भाई इसके सारवंतर बताओ। जब भी अगर ना आपको ऐसे सवाल रहे, सवाल किताब में हो, आपके मंथली टेस्ट होता उसमें देते हो, या फिर बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड के दृष्टिकोण से अभी हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना ये लक्ष्य होना चाहिए। और एम भी हो, मतलब क्या होता है ना कि ये ऐसे सोच रहे हो कि भाई पढ़ के नंबर लाके क्या करेंगे, भाई नंबर ही तुम्हें पहचान दिलाएगा अभी के लिए, फिर आगे के लिए तो भाई तुम्हें नॉलेज, जब नंबर कब आएंगे, जब तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा, इसीलिए कहते हैं पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को ना बारीकी से पढ़ना है, जवाब देना है, अच्छे से समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है ना इतनी रात को चींटियां परेशान कर रही है। चलिए आगे देखिए क्या है, एन का ऐसे जब क्वेश्चन रहेगा तो एन का मान 1, एन बराबर 1 रख दो भाई, फिर एन बराबर क्या रखना 2, तो एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 गुने 1 प्लस 5, तो 5 3 8 होगा, फिर एन बराबर कितना रखेंगे 2, तो एन बराबर 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूना 6 5 11, फिर एन बराबर कितना रखेंगे बताओ 3, तो 3 गुने 3 प्लस 5, तो 3 तिया 9 5 14। अब आप देखिए 8 11 14 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, तो आपको एपी में लगता है कितना का अंतर है, कहोगे सर अंतर तो लगता है 3 का है, कितना का है 3, कौन ऑप्शन में देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर देंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, तो कर देना है, कोई इसमें इशू नहीं है कि नहीं करना है या फिर कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे खोलूंगा, उससे पहले 1 मिनट ना इसको चीटियां तो भगा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये किसी एपी का दूसरा और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है, तो कहोगे सर पहला पद और दूसरा पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर तो इसका ए ही होगा। आइए एपी इतना इतना का मतलब का 10वां पद ज्ञात करना है, क्या पद ज्ञात करना है, कहा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो भाई, ए का मान है हमको 40, ठीक ना, 40 नहीं भाई माइनस में 40, डी का मान -15 माइनस माइनस 40 होगा ना, मतलब अगला घटे पिछला, तो अगला ये है -15 माइनस उसमें से, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी का मान ये हो जाएगा 40, और 40 में से 15 घटेगा तो डी का मान कितना हो गया 25 हो गया, और एन का मान 10वां है तो एन बराबर 10, एक स्टेप हमने पीछे कहा था ए प्लस 90 10वां पद के लिए, ये होगा ना, कहोगे जी, तो एन का मान माइनस में 40 प्लस 9 गुने 25। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि -40 अब प्लस 25 नमा याद रखना है 225, 25 दाही 250 होता था, 25 नमा 225, अब 225 में से 40 घटा दो तो कितना होगा 185, कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, होगा ना, कहोगे हाँ सर होगा, एकदम हलवा सवाल है, धुआं धुआं कर देंगे ऐसे सवाल को, बोलो कर पाओगे ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसानी से हम ऐसे सवालों को बहुत बारीकी ढंग से हम बना देंगे, और ऐसे ऐसे सवाल को तो एकदम देख के उड़ा देंगे सर, पूरा 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना सर, 50 के 50 लाएंगे, हाँ बिल्कुल आएगा भाई। आ जाओ, किसी समांतर श्रेणी में दो क्रमिक पदों का क्या बराबर होता है भाई, दो क्रमिक पदों का, कहोगे सर अंतर ही बराबर होता है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, अंतर क्या होगा बराबर होता है क्रमिक पदों का। आइए सर 5 9 13 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या होगा भाई बता, ये 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17 कितने के अंतर से बढ़ रहा भाई, ये कहोगे सर +4 है, इसमें भी सर +4 दिख रहा भाई, इसमें भी +4 दिख रहा, तो इसके सार्व अंतर क्या होंगे, कहेंगे सर 4 होंगे, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत यहां तक में, कहोगे सर दिक्कत तो नहीं हो रहा,
हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कह सकते हो कि सर हाँ हम यहाँ पे ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप कहोगे मुझे तो मैं आपको उसको और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को ला रहा हूं मैं। क्या हाँ चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि -11, -8, -5 का प्रथम धनात्मक पद निम्न में से कौन होगा। भाई कितने के अंतर है, तो कहोगे सर ये तो अंतर 3 के हैं। तो 3 क्या चीज के है, तो 3 प्लस वाले 3 के, तब ना -11 में 3 रुपया आप कमा के लाओगे तो -8 बचेगा, फिर 3 कमा के लाओगे तो -5 बचेगा, फिर अगर 3 कमा के लाए तो माइनस में 2 बचेगा, और फिर 3 कमा के लाए तो एक, जो पहला वाला पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, एक। 3 के अंतर से आप बढ़ते हुए चले जाओगे तो प्रथम पद जो होगा वो वाला जो होगा वो धनात्मक होगा, कौन, एक। ठीक, चलिए उसके बाद आइए 32 नंबर सवाल की ओर। कहता है 34 में पदों की संख्या। भाई पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब अब यहां पे n ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, n। वो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देखिए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। a का मान भाई मेरे को पता है पहला वाला -10, d का मान बताओ भाई -6 माइनस -10, माइनस माइनस प्लस, तो 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा डी का मान। कहोगे हाँ सर डी का मान 4 होगा। एन का भाई कहता एन इक्वल टू व्हाट, डॉट डॉट 34 में यहां तक डॉट डॉट 34 तक वो पद है, तो ए एन बराबर हो गया 34। ए एन बराबर क्या हो गया 34, ए एन बराबर क्या हो गया 34। अब फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो हाँ या ना, फॉर्मूला ये 34। कहोगे जी सर ए का मान बाबू माइनस में 10, ठीक है, प्लस एन माइनस वन ये भी ठीक है, और ये वाला 4 है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 34 प्लस 10, इधर माइनस इधर प्लस में, 4n माइनस में ये 4। ठीक, आइए ये 44 इधर माइनस में इधर आएगा तो कहोगे सर प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये डी का मान क्या, तो डी का मान मैंने लिखा कि 4 ही है, ठीक है। आइए जब अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा कितना, इधर बच क्या गया 4n, देख रहा हो ना। अब कहीं पे ए का मान अगर माइनस में हमने लिखा तो इधर माइनस में भाई, उधर गया तो प्लस में, ठीक है। और ये जो 44 और 4 कितना होगा 48 बराबर 4n, तो n बराबर कितना होगा 48 और बट्टा में 4, ये जब कट जाएगा तो n का वैल्यू कितना होगा n, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं, तो कहोगे सर 12 पद हैं। कितने पद हैं 12। तो 34 तक में कितने पद हुए, तो कहोगे सर 12 पद हुए। क्यों, अब यहां से आप ऐसे समझ सकते हो भाई, ये -10 -6 -2, अब 4 4 का अंतर से बढ़ रहा है तो ये कितना होगा 6, 6 के बाद कितना होगा 6 के बाद 10, 10 के बाद कहोगे सर 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद तो 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 28, नहीं 22 के बाद 26, 26 के बाद 30, और 26 के बाद 30, और 30 के बाद 34। कितने पद हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 पद हुए कि नहीं हुआ। कहे सर हाँ कितना आसान सवाल है, पर भाई आसान है, आपको बनाना होगा, उसे पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है ना, कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए क्या है आपके अगला सवाल। चलिए देखिए अगला नंबर सवाल, ये भाई कहता है कि समांतर श्रेणी इतने इतने की, अगला मतलब सार्वंतर कहता, अगला पद नहीं। मैं देखो भाई ये कुछ है 3 है, तो अगला में से पिछला घटा दो, तो 3 प्लस √2 में से 3 अगर घट जाएगा, क्या घट जाएगा 3, यहाँ 3 है, फिर आगे 2 √2, आगे फिर 3 √3 है, ऐसे करके ये आपको देख रहे हो, ये ऐसे करके बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये √2, फिर यहाँ 2 √2, या फिर 3 √2, तो आपको लग रहा होगा और दिख भी रहा होगा कि इसमें कितने के अंतर है, तो कहोगे सर अंतर तो यहां मेरे को जो दिख रहा है वो अंतर जो है सिर्फ और सिर्फ
√2 का दिख रहा है। कितने का? क्योंकि यहां 3 है और 3 में प्लस √2 जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर इसमें आगे √2 जोड़ दिया है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2√2। फिर इसमें √2 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 3√2 हो जाएगा। तो मेरी जान बताओ कि कितने के अंतर से इसमें जोड़े गए हैं? तो कहोगे सर √2 के मतलब क्या है ना, ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। चलिए 34 नंबर सवाल में आते हैं। 2 7 12 का 20वां नहीं भाई, कहता 10वां पद क्या भाई? बताओ, एकदम एकदम से इसको ना उड़ा देना है। क्यों भाई? 9वां पद तो a + 90, एक स्टेप पीछे, ठीक। a हमको पता है सर 2 होगा भाई, d भी पता कर ले। कहोगे सर हाँ पता हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब बताओ 9 पंचे 45 और ये कितना होगा? बताओ 47। ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है? इसमें 47 भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझ में आया? कहोगे हाँ सर एकदम गर्दा, ठीक। आइए अब आपके पास जो है अगला सवाल जो आ रहा है, वो अगला सवाल देखिए। कहता है कि कौन सा पद माइनस में 81 है? कौन सा पद माइनस में 81 है? देखो कौन सा पद कहता है, तो ये जो होगा an होगा। क्या होगा? an। तो लिख देता हूं भाई, a का मान हमको मालूम है भाई 21। कहोगे हाँ सर मालूम। d का मान बताओ भाई, 21 18 15 मतलब 3 के अंतर से घटते हुए जा रहा, मतलब माइनस में 3 है। क्यों? 21 18 में से 21 घटा ले भाई तो माइनस में 3 होगा ना। an की वैल्यू हमें मालूम है माइनस में 81। हम an का फॉर्मूला जानते हैं, यानी n हमको ज्ञात करना है, a + n-1 इंटू डी। बोलो। कहोगे हाँ सर, माइनस में 81 मैं मान रखता हूं, आप ध्यान दोगे। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 21 + n-1, n ही तो ज्ञात करने हैं, और ये माइनस में 3। आ जाओ, माइनस में 81, इधर प्लस में बाबू इधर आएगा तो क्या चीज में होगा? कहोगे सर माइनस में ही होगा, -81 लिख दिया, सॉरी 21 बराबर, इसको गुना कर ले भाई, माइनस में 3 और माइनस माइनस को गुना करोगे तो क्या होगा? प्लस में 3। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज में होगा? माइनस में। तो 102 माइनस में होगा और फिर माइनस में 3 और बराबर में -3n। अब इसको जोड़ लो, माइनस माइनस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, -105 बराबर माइनस में 3n। ये कट गया। अब इसको लिख सकते हैं 105 बराबर 3n, अर्थात n बराबर 105 बट्टा इधर गुना में जाएगा तो भाग में, n बराबर 35 दिया ही 105, n की वैल्यू 35 यानी 35वां पद होगा। कैमा पद होगा? कहोगे सर ये देख रहा हूं ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में ए है। ए नंबर हमारा इसका सही जवाब होगा। बोलो। कहोगे हाँ सर ए नंबर तो होगा। समझ में आया या ना आया? अरे बोलो ना। कहोगे हाँ सर समझ में तो आया, क्यों नहीं समझ में आएगा। चलिए अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखो, समांतर श्रेणी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग। अब यहां पे भाई योग कहता है ज्ञात करने को। योग का मतलब हमने समझा रखा है भाई, जोड़ होता है। योग यानी SN का फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले a 2, d का मान कितना होगा भाई? 7 में से 2 जाएगा तो कितना? 5, और n 10 पदों का SN का फॉर्मूला लगा, SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू में d होता है ना। तो n का मान 10/2 और इंटू में 2a यानी 2 गुने कितना होगा? 2 प्लस n यानी 10 - 1 और गुने में क्या है? d की वैल्यू 5 है कि नहीं? ये बताओ कितना होगा? 5 और ये 2 दूना 4 अब प्लस 9 पंचे, ये 9 हो जाएगा, 9 पंचे 45, 45 4 को गुना कर लो, सॉरी 45 4 को जोड़ दो, 5 और गुने में 49 और इसको गुना कर लो यानी 245। 50 पंचे 250, 5 घटा दो यानी 245। ऑप्शन नंबर, कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमें लॉक रहा है, दिख रहा है भाई, लॉक रहा है तो आप उसमें टिक कर दोगे। अब उसके बाद हम अगले सवाल की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो अगला सवाल कौन सा है? तो अगला सवाल सर ये है, इसमें कहता है 22 पदों के योग। कितने पदों के? 22 पदों के योग ज्ञात करने। कितने पदों के योग ज्ञात करने हैं? कहोगे सर 22 पदों के। आ जाइए, कुछ नहीं करने,
भाई a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3 में से 8 जाएगा तो माइनस में 5, n बराबर 22, 22 पदों के योग। Sn का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूं, n/2 यानी 22/2 इंटू 2a माने 2 गुने 8 प्लस n-1 यानी 22 माइनस कितना 1, गुने में d कितना है जी, तो d कहोगे सर ये वाला माइनस में 5। आ जाओ, ये भाई 11, ये वाला 16 होगा। अब प्लस 21 पंचे तो माइनस में 105, अब प्लस माइनस तो माइनस। अब 16 में से 11, 16 में से 105 घटा लो भाई, 16 में से अगर 105 घटाओगे यानी 105 में से 16 घटा लो तो कितना होगा 89 होगा। तो 89 होगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा, माइनस का, क्योंकि ज्यादा वाले के पीछे माइनस होगा, तो माइनस 89। अब इसको गुना करो, 9 का 9, लास्ट में 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर माइनस में 979, ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आपको दिख रहा था, कहोगे हाँ सर दिख तो रहा था। चलिए आगे बढ़े, है ना, अरे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 7 17 25 के कितने पद लेने होंगे। भाई आ जाओ, ए का मान भाई ये एसएन है, योग प्राप्त करने, एसएन की वैल्यू हमें 636 है, ठीक, और ए की वैल्यू हमें मालूम है 9, डी की भी वैल्यू मालूम हो गई 8, ठीक। तो n बराबर वाट, n की कितने मान लेने होंगे जिसका एसन 636 होगा, यही हमको ज्ञात करके यहाँ पे दिखाने हैं, है कि नहीं, कहोगे हाँ सर इतना ही हमें करके दिखाने हैं। तो भाई इतना ही करके हमें दिखाने हैं, हम इतना करके दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या करना है, हमें जो जो मालूम है हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के रास्ते पर उसके रहमो करम पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ना, बहुत यार ये ना चीटियां परेशान कर रही है, पता नहीं सिस्टम समय घुस रहा, ये मरेगा खुद और सिस्टम को भी खराब कर देगा। चलिए अब हम ना इसमें आते हैं, एन का फॉर्मूला लगा लो भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमें मालूम है फटाक से रख देंगे, एन 636 है मालूम है, रख दिए, n नहीं मालूम है n/2, और 2a 2 गुने 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान मालूम है हमको 8 है, इधर गुना में इधर आएगा तो अभी छोड़ो भाई, 636 बराबर n/2 और इंटू में ये वाला 18, और ये वाला अगर गुना कर ले तो 8n और माइनस में 8, 18 में से 8 घट जाएगा तो 10 होगा, ये कर ले तो 1272 होगा बराबर n, और ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, होगा कि नहीं होगा। 18 में से 8 घट जाएगा तो हम 18 में से 8 को घटाएंगे, तो 18 में से अगर 8 को हम घटा रहे हैं तो कितना होगा, तो आप बताओ, कहोगे सर 18 में से 8 को जब हम घटाएंगे तो 10 होगा, तो 10 प्लस 8n लिख लिए। अब ये गुना कर लो भाई, 1272 बराबर 10n प्लस 8n², कहोगे सर ये तो हमें लग रहा है कि भाई 8n² प्लस 10n और माइनस में 1272, ये बहुत बड़का एगो गुणनखंड का रूप ले लिया। हाँ बाबू गुणनखंड का रूप तो ले लिया, अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो कहोगे सर 2 तो हमें दिख रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो भाई, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4n² होगा ना। देखो अब प्लस में 5n और माइनस में 636 बराबर 0। अब बताओ 636 को 4 से गुना करो तो 24 25 है ना, 6 चौक 24, 2400 और 36 144 है ना, माने 2544, कितना गुना करने पर 2544 और गुना मतलब जोड़ने घटाने पे 5, तो गुणनखंड है तो 53, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस में 636, 53 में से 48 को घटाएंगे तो प्लस में 5, 53 और 48 को गुना करेंगे तो माइनस में 600 2544, अब गुना कर को 636 को 4 से गुना करो तो उतना ही होगा। अब यहां हम n अगर कॉमन लेंगे, ठीक, तो यहां बचेगा 4n प्लस में 53, ठीक,
माइनस में यहां कॉमन लेते हैं, माइनस में अगर यहां हम कॉमन ले कितना 12 चौक 48, यहां 12 तो मिल ही जाएगा ना भाई, 12 कॉमन ले लेते हैं, यहां कितना बच जाएगा 4n। अब कहोगे सर ये माइनस माइनस प्लस ये वाला 53 को 12 से गुना करोगे तो 636 हो जाएगा। ये n-12 और ये हो गया 4n प्लस 53। ये n-12 इक्वल टू क्या होगा 0, ये 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ये n बराबर 12 और ये 4n बराबर माइनस में 53, ये n बराबर -53/4, जो संभव नहीं है भाई, ये संभव नहीं हो सकता है। तो n का मान कितना होगा 12, अतः हमें कितने पद लेने होंगे 12 पद। बोलो सवाल ये आपको ना एनसीईआरटी का सवाल, एक्सरसाइज का सवाल, 2-3 नंबर का एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, पर ऑब्जेक्टिव में है, आप बना लिए तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू हम चलें। आगे आइए, इतना इतना का अगला पद क्या होगा भाई, ये 2, ये और ये ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ये 2, ये 2√2 और इसको 3√2 लिख सकते हैं, और इसको 4√2 लिखेंगे। कैसे कहोगे सर, भाई 32 का अभाज्य गुणनखंड करो को 2 से लगेगा 2, ये होगा 16, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, ये तो बाहर निकल गया, तो 2 गुने 2 को के लिए लेते हैं, तो ये 4 और √2, तो इसको 32। तो अगला क्या होगा, तो 4 रूट के बाद 5√2, तो 5 का क्या होगा 25, 5 गुने 5 यानी 25 होगा ना, और √2, तो 25 रूट मतलब 5√2 के लिए 25 को 2 से गुना करो तो √2 क्या होगा 50। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आप देखो, का 49 मतलब है ना, इतना इतना के 49 के अंतिम पद से उसका योग ज्ञात करके हमको दिखाना, मतलब ये योग नहीं भाई, अंतिम चौथे पद, -11, -8, -5 कितने के अंतर से भाई बढ़ता हुआ ये जा रहा है, तो कहोगे सर +3 के अंतर से, है ना, +3 के अंतर से ये बढ़ता हुआ जब जा रहा है, तो इसके भाई 49 से पहले 3 आ जाओ, घटा दो, कितना होगा 46, उससे पहले 43, भाई उससे पहले तो 40। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि जब ऐसे लंबे से सवाल हमें दे दे तो उसके लिए उल्टा करके फॉर्मूला लगा लेंगे, या तो सिंपल सा 4 से तो डायरेक्ट ऐसे ही देख के 2 बार कौन फॉर्मूला एडी लिखेंगे जब तक ये निकाल लेंगे ऐसे में। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा कहेंगे उनका अंतिम से इसके 10वां पद ज्ञात करे, तो हम फॉर्मूला उतना लिखेंगे जब तक निकाल लेंगे वहां से। ठीक, कहोगे हाँ सर। चलिए 40 तक हम लोग कर लिए, आइए आगे। समांतर श्रेणी में यदि इतना इतना 100 an बराबर 101 है, तो an का मान क्या होगा भाई, an का मान ज्ञात करने हैं। क्या चीज के मान ज्ञात करने हैं, an के मान हमको ज्ञात करके दिखाने हैं। आइए, a बराबर मालूम है, सब चीज मालूम है ना, तो मैं लिखता हूं, मैं सामने में भाई ये आपको दिख रहे हैं, तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि an का मान ज्ञात करना है। कहोगे जी सर लगा लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहोगे जी सर an ज्ञात करने भाई, a का मान हमको मालूम है 3.5। कहोगे जी सर मालूम है। n मालूम है भाई, n कितने हैं, तो कहोगे सर n तो 101 है, तो 101 और -1 और गुने d, तो d मालूम है बाबू 0। तो बताओ कितना होगा 3.5 प्लस 100 आगुने 1 में, इसमें 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, 3.5 प्लस 0, इसको जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3.5 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। सवाल तो बहुत आसान है, अब कितने बच्चे उतावला होके 103.5 में जवाब दे देंगे, तो गलत हो जाएगा, होगा ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल आपके सामने देखो। अब आइए भाई फिर से, अभी समांतर श्रेणी के सीरीज में हम अभी तक हैं, इससे अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए ये जो अगला है वो देखिए क्या है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x के वैल्यूज हमें ज्ञात करके हमको उसमें दिखा देना है। ये कहा जाए तो आसान है भाई, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x + 2 और ये 3x और फिर है 4x + अगला घटे पिछला, है ना, तो 3x - x + 2 बराबर 4x + 1 और -3x, फिर अगला घटे पिछला, अगला घटे पिछला, फिर अगला घटे पिछला, बराबर करके ये 3x प्लस -x प्लस माइनस में 2 बराबर
3x में से 4x में से 3x घट जाएगा तो x प्लस 1। अब ये 3x में से x जाएगा तो 2x और माइनस में 2, इधर भाई आ जाएगा तो प्लस में, इधर क्या चीज में, ऐसे ऐसे समझ लो कि भाई इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x, और ये 1 और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2x में से x जाएगा तो क्या होगा बताओ, x और बराबर 2 1 कितना होगा 3, x का मान कितना होगा 3। कौन ऑप्शन में दिख रहा है तो कहोगे सर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई, सी को सही कर दोगे। ठीक, अगला सवाल 43 नंबर, एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करो। भाई ना किधर कहें कि मैं अगर कहूं कि ऐसे ना ढेर सारे सवाल हमने बता के रखा है, तुम्हें बता चुका हूं और बता भी रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं खत्म कर दिया हूं, बता रहा हूं। आ जाओ, ए का मान 10, डी का मान अगला घटे पिछला, 10 में से भाई 7 घटा 10, सॉरी 7 में से 10 घटेगा तो माइनस में 3, 30वां पद कहता है n बराबर 30वां, उसके लिए a प्लस 29 डी कर देंगे, कहोगे जी सर कर दीजिए, तो 10 प्लस 29 गुने माइनस में 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87, तो माइनस में 77, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, बोलो हाँ, कहोगे जी सर हाँ। अगला आइए, ये वाला सवाल, इसका 11वां पद ज्ञात करो। कैमा पद, भाई वही सवाल है ना, 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करें, 11वां पद क्या होगा, तो भाई ए का मान हमको पता है क्या है, कहोगे सर माइनस में 3, डी का भी मान पता करो ना, -1/2 और माइनस माइनस प्लस में 3, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ये माइनस में 1 और ये 6, तो घट जाएगा तो कितना होगा बताओ, 5/2 होगा कि ना, कहोगे जी सर। अब उसके बाद बताओ क्या कहता है 11वां, तो ए प्लस 11वां पद के लिए हम लिख सकते हैं ना a प्लस 10d, तो a का मान माइनस में 3 प्लस 10 गुने 5/2, तो कितना होगा बताओ, ये 5 पचे 25, 25 में 3 जाएगा तो कितना होगा बताओ, माइनस में 22 ना, प्लस में, क्योंकि माइनस में कम है ना, तो 25 में रुपया है 3 रुपया खर्चा कर दिया, तो 22 कौन ऑप्शन में, 22 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन होगा 44 का, कहोगे सर ए होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद इतने हैं तो इसका 21वां पद भाई मेरे बताओ। ये भी सवाल तो एकदम लॉलीपॉप है, एकदम अगर देखो ना तो ऐसे ऐसे सवाल को एकदम से देखते ही जवाब दे देना है, पहली नजर में देखो और मन में बैठ जाए कि हमें इसी सवाल के जवाब देने हैं, इसी सवाल के, ठीक है। और आगे कोई मतलब देखो भाई, प्रथम 2 पद, एक है -3 और है -4, तो ए तो भाई माइनस नहीं प्लस में है, ठीक है, तो ये 4 है, ए का मान तो हमें दिख रहा है भाई माइनस में 3 है, तो डी कैसे निकलेगा, तो भाई बताओ 4 माइनस -3 तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो डी का मान कितना हो गया 7, तब ना -3 से 4 पे एक के बार तो 7 का अंतर हो गया। 21वां पद कहता भाई मेरे, तो a प्लस 20d होगा 21वां डी पद के लिए, कहोगे हाँ सर, तो a का मान है भाई मेरे माइनस में 3, तो -3 प्लस 20 गुने 7, तो -3 प्लस 20 सत्य 140, तो 140 में से 3 को घटा दो कितना होगा, तो 140 में से अगर 3 को घटाओगे तो 137, ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, कहोगे सर बी ऑप्शन में दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना, चलो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, 46 नंबर कहता किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना समांतर श्रेणी के 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो 18वां पद क्या होगा, भाई मेरे वो कहता है ज्ञात करके दिखाने को है। देखिए अगर कहा जाए ना तो ये सवाल जो है बहुत ही लॉजिकल सवाल है और हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूं 7वां पद, तो भाई 7वां पद के लिए ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 6d, कहोगे जी सर आप तो हमारे दिल की बात कह दी, a प्लस 6d, तो 7वें पद का 7 गुना, तो इसको हम ऐसे समझा रहे हो भाई t7 लिख देंगे, 7वां पद है तो समझाने के लिए भी,
उसका 7 गुना। 11वां पद के लिए इधर बता रहा हूं, 11वां पद के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस t10 बराबर a प्लस 10d। कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस 6d इसका कई गुना 7 गुना बराबर a प्लस 10d यानी 11वां पद का कई गुना 11 गुना। गुना करो भाई, 7a प्लस 7 छक 42d बराबर, अगर इसकी गुना इसको गुना करें तो कितना हो गया 11a प्लस 110। इधर आ जाओ, कर लो, घटा लो या उधर ही कर लो, इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करें हम 11a माइनस, माइनस नहीं पैसे लिखता हूं कि 11a प्लस है तो प्लस 110d और माइनस में 7a और माइनस में 40d और आगे नहीं कुछ है तो क्या हो गया 0। अब घटा लो भाई, तो माइनस में कई को प्लस में 4a और 110 में से 42 जाएगा तो 68 होगा शायद, हाँ 68 तो 68 ही होगा, 68d बराबर 0। अगर हम इसमें माइनस नहीं भाई प्लस होगा क्योंकि ये ज्यादा वाले की है ना, 110 प्लस में है तो प्लस वाले का चिन्ह। अगर 4 कॉमन ले तो 4 इंटू a प्लस 17d बराबर 0। तो ये इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो a प्लस 17d बराबर क्या हो गया 0। अब तुम बताओ a प्लस 17d 18वां पद के लिए, 18वां पद के लिए a प्लस 17d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ सर एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a प्लस 17d का मान बाबू क्या आया है 0। तो हमको बर का सुनना कहाँ दिखता है 0 नंबर, ऑप्शन नंबर कौन है? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर जो है डी है। ठीक, कहोगे हाँ सर ऑप्शन नंबर डी है, तो हम डी में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चल रहा हूं मैं। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी इतना इतना का इतना पद है तो 18वां पद क्या होगा? भाई इसको ना ज्ञात करने। अब आओ 7वां पद के लिए मैं समझाता हूं डायरेक्ट, a प्लस 6d लिख सकता हूं। कहोगे हाँ सर लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। 7वां पद कितना है 34, पहला नंबर, और 13वां पद 64, तो 13वां के लिए a प्लस 12d बराबर 64। समीकरण 1 एवं 2 से उतना ताम झाम करते रहना भाई, माइनस माइनस माइनस, ये वाला गयो, ये माइनस में 6d हो यू है ना, और ये वाला माइनस में, ये कट गया। d का मान 30/6 यानी d का मान कितना हो गया 5। जब a का भी मान निकाल लो भाई, a का मान अगर उसमें d रखेंगे तो a प्लस 6 गुने 5 बराबर 34। ठीक, तो a बराबर 34 माइनस 30, तो a का मान भी निकल गया 4, a का मान 4 और d का मान, तो 18वां पद नहीं निकाल सकते भाई? 18वां पद के लिए अभी अभी ना बताया मैं, a प्लस 17d। एक स्टेप पीछे, a का मान हमको मालूम है 4 प्लस 17 गुने 5, 17 पचे 85 और 4 89। ऑप्शन नंबर कौन है? तो कहोगे सर बहुत आसान है और आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ रहे, 89 हमारा इसका सही जवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ सर होगा, तो बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, एपी का प्रथम और अंतिम पद 1 और 11 है, इन पदों का योगफल 36 है, तो इस एपी में कुल कितने पद है वो हमें ज्ञात करके दिखाने हैं। प्रथम पद को ए कहते हैं भाई, ए बराबर 1 है, और अंतिम पद को एल कहते हैं, वो 11 है, और उसका योग हमको मालूम है एस एन बराबर ये 36 है। योग एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल फॉर्मूला होता है, ये 36 बराबर n/2 और इंटू ए प्लस एल माने 1 प्लस 11, ये 36 दूना अगर इधर करे तो 72 होगा, और बराबर इधर बच गया n और ये वाला कितना 11 1 12, तो ये हो गया 12 n बराबर 72। तो बताओ n बराबर कितना होगा 72/12, तो n बराबर 6। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 6। ठीक, 48 हो गया। आइए 49 पे, गणितज्ञों का राजकुमार पराया निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है? कितनी बार भाई मैं पढ़ा रखा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब को कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक, रियल नंबर का ये है। आइए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ। क्रमागत विषम संख्या कौन भाई? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना करती है, विषम संख्याएं कहलाती है। उसका मौसो हमेशा का हमेशा क्या होता है 1, जैसे 3 है और 3 और 5 है, 3 और 5 कैल्शियम क्या होगा 1। इसी को क्रमागत कहते हैं। क्रम के बाद 3 के बाद तो 4 सम हो जाएगा, 3 के बाद 5 ही ना विषम होगा, तो ऐसी क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 2। अगर सम यहीं पे पूछ दे तो 2 होगा, ये आप इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, निम्न में कौन परिमेय नहीं है? भाई 81 तो परिमेय है, ये वाला परिमेय नहीं है, पाई और परिमेय है अपने आप में। कहोगे सर
परिमेय नहीं है कहता है ना, तो √3/27 अगर इसको काट दे तो ये भी अपने आप में है। कहोगे सर यहाँ तो दो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पहली बात तो हम पाई को जानते हैं कि वो परिमेय होता है, क्या होता है, सॉरी पाई अपरिमेय होता है, ये तो ठीक है। ये अगर इसको काट दे 1/9 बाहर निकल जाएगा, 1/3, ठीक है, परिमेय हो गया। ये भी परिमेय है, ठीक। पर सर ये वाला क्या होगा सर, ये वाला जो है ना बाबू, ये वाला भी अपने आप में अगर ये कटेगा भी तो ये दो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर ये बाहर निकल जाएगा दो तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय है, ठीक है। दो ऑप्शन इसमें लिखा गया है, परिमेय नहीं है। समझ में आया? तो ख्याल रखिएगा, ऐसे एग्जाम्स में नहीं होते हैं। दो संख्याओं का 50 और लॉसो 50, मौसौ 50, तो इन संख्याओं का गुणनफल मौसौ गुने लॉसो, मौसौ गुने लॉसो बराबर संख्याओं का गुणनफल, मौसौ गुने लॉसो बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। कहोगे हाँ सर, तो भाई बताओ तुम, 25 गुने 50, 25 पंचे 125 एगो जीरो यानी 1250। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। बोलो होगा कि नहीं होगा? आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है भाई? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा रखा हूं ना। आइए, इतना इतना का सरलतम रूप भाई, भाई इसको अगर हम सरलतम करें तो 129/5 होगा, 3 से काटे, 3 तिया 9, 29 तिया 87, उससे भी 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेके काटेंगे तो 43 नामा 387 और 45 नामा 405। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, आप इसको काट सकते हो। आइए आगे, कहता है कि इसका मौसौ, भाई मौसौ निकालने के लिए हमने पढ़ा रखा है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, ये होगा। और इधर वाले का 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5, माने जो मिले, एक मिल रहा, एक मिल रहा, तो यहां लिख लो 3, एक मिल रहा, एक मिल रहा, और 2 मिल रहा लिख लो, और 5 मिल रहा लिख लो। जो ना मिले उसको छोड़ देना। 5 दूना 10 तिया 30 तिया 90, कौन होगा? ऑप्शन नंबर कहाँ है? 90, ऑप्शन नंबर ए। या ऊपर ऊपर भी आप पावर वाले को देख सकते हो कि यहाँ 2 अधिकतम है, इसमें 3 है, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ एक बार ये मिल रहा है, एक बार 5 मिल रहा है, गुना कर दोगे आपस में, वो मौसा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद आइए अगला सवाल कौन सा है? चलिए 56 नंबर सवाल आपके सामने। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल, भाई अभी अभी पढ़ाया हूं, 15 गुने 90 बराबर संख्याओं का 15 नामा 135, ऊपर एगो जीरो डाल दो, 1350, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा। चलिए, एलसीएम इतना 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 है तो उसका मौसा क्या होगा? अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला की बात करूंगा। मैंने पढ़ा रखा था कि एलसीएम अगर किसी का मालूम हो, ठीक है, एलसीएम, तो एचसीएफ निकालने के लिए उस फॉर्मूला का क्या होता है, माने ए गुने बी, यानी संख्या 91 गुने 26 और बट्टा में हमें जो मालूम है 182, 91 दूना 182। कहोगे सर 13 दूना 26, तो इसका एचसीएफ कितना होगा भाई बताओ? 13 होगा कि नहीं होगा? दो संख्याओं का मौसो और लॉसो से फॉर्मूला निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते हैं? कहोगे हाँ सर निकाले जाते हैं, याद रहेगा। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा। चलिए ये बता दशमलव प्रसार हमने बता रखा था भाई, पढ़ाए थे बउआ की P/Q, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला अंश बट्टा हर होता है, यानी हर का नीचे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 5 आए तो वहां तक शांत होता है, 2 5 के अलावा दूसरा कोई आ जाएगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हम अशांत आवर्ती में क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अशांत आवर्ती ही होता है, वो कभी किसी को कटने नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए, एचसीएफ इतना इतना का भाई निकालने हैं, एचसीएफ निकालोगे तो भाई निकाल लो ना, 306 और कितने के निकालने हैं? 54 के। अब किसी के मन में आएगा सर यहाँ पे कौन विधि से निकाले? आप यहाँ पे कोई भी विधि से निकाल के यहाँ हमें सही जवाब देने हैं। हम ये नहीं कहता कि भाई तुम ये विधि से बनाओ, तुम वो विधि से बनाओ, तो आप जिस विधि से बना सकते हो बना लेना, ठीक है। आप जिस विधि से बना सकते हो उस विधि से इसको बना सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि उसी विधि से बनाना है। हम आपको उसी विधि से पढ़ाते हैं, यूक्लिड वाले से। बड़का वाले को ए 306, छोटका को बी माने 54।
यूक्लिड यानी भाग लेमा से लिख दो, यूक्लिड से लिख दो, कुछ भी लिख दो, हम शॉर्टकट भाग लेमा से लिख देते हैं। ए बार और फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, जब तक आर जीरो ना आए तब तक बढ़ते रहेंगे। ए का मान 306 बराबर 54 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, अगर 6 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में ही संतुष्ट हो जाएंगे, तो 5 बार में 270 होगा, तो ऑप्शन यहाँ कितना बचेगा, 36 बचेगा, सॉरी ऑप्शन कहा गया कितना शेष, 54 को मतलब 25 25 माने 250, 4 पंचे 20 यानी 270, 270 तो शेष कितना बच जाएगा 36, ये 54 यहाँ आएगा, 36 का पारा एक बार पढ़ लो तो कितना बचेगा कॉमन भाई, कॉमन का आगे शेष, ये 36 यहाँ आएगा, 18 और क्या होगा गुने 2 प्लस यहाँ 0, जब तक 0 ना आए तब तक काम करते रहेंगे, तो जो आएगा बी यानी 18 हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन देख लेना, गलत तो नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, एचसीएफ इतने इतने कितने हैं, तो आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये सवाल लगता है कि भाई कुछ है, भाई ये सवाल लगता है ना, लेकिन एकदम अगर देखा जाए तो तुम इसको बारीकी से बना सकते हो। आओ समझते हैं, एचसीएफ मालूम है और एलसीएम इतना मालूम है, हमें पता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम पता है, कहोगे हाँ सर पता है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। हम लिख देते हैं बाबू एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या रहेगा। आइए तो एचसीएफ एगो का है बउआ 11 और गुने यहां लिख देता हूं संख्याओं का, कितना लिखो यार, संख्याओं का गुणनफल। 11 गुने कितना लिखेंगे भाई बताओ ना, तो 11 गुने लिखेंगे सर एलसीएम कितना है 253 गुने में आर बराबर, दो संख्या कौन है 253 और गुने में 440। अच्छा इधर गुना में उधर है तो सब इधर हो जाएगा, तो उधर भाग में होगा, भाग में कर लेते हैं, भेज दो भाई। तो आर बराबर, आ जाओ, आर बराबर कितना होगा, जरूरी यार, आओ आर बराबर भेज लो 253 गुने में 440 और बट्टा में इधर गुना इधर भाग में 11 गुने 253, 253 से 253 गयो, 11 चौका 44 यानी आर का मान कितना होगा 40। 40 कहाँ दिख रहा ऑप्शन नंबर ए, बताओ, है ना आसान सवाल ही, सिर्फ थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़े से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पड़ते हैं और कुछ करने नहीं पड़ते इसमें। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ये निम्न में से कौन परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय देखने से लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, पर ये वाला 11 गुने 11 रूट अंडर 121 बाहर निकल जाएगा, तो 11 अपने आप में परिमेय संख्या। ये सब तो एक और परिमेय और एक परिमेय संख्या, ये तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रखा हूँ, इस पे भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा रियल नंबर से रिलेटेड, आप अच्छे से इसका रिविजन करते रहो। एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, 3 धावक है, 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तीनों को एक बिंदु पर मिलने में कितने समय लगेंगे। भाई ऐसे सवाल के ना सिर्फ और सिर्फ लॉसा ज्ञात करने होते हैं, है कि नहीं, बताइए। 3 4 और 8 घंटे लगते हैं भाई, 3 4 और 8 के मौसा निकालो, 3 ये 2 और ये फिर 4 फिर 2 से लगेगा 3, ये रह जाएगा 2 1 2, अब 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 कहाँ है 24 घंटे लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताओ भाई मेरे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इस दोनों का एलसीएम जो होगा, सॉरी एलसीएम कहा गया एचसीएफ, तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, समझ में आया। अब आगे बढ़िए, भाग एचसीएफ निकाल के देख लेना भाई, इन्ना इन्ना इसका एचसीएफ क्या होगा 64 नंबर सवाल का, तो बताइए एचसीएफ क्या होगा, कुछ है, एचसीएफ सिर्फ हमें ज्ञात करके दिखा देने, बताइए, हमको सब कुछ दिया गया है कि नहीं। ये 2 अधिकतम है, यहाँ 3 है, तो 2 गुने 2 होगा अगुने 3, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 की बार है, तो 3 और कुछ है 5 यहाँ है, यहाँ ये नहीं है, 2 दूना 4 तिया 12, एचसीएफ जो मिलता उसी का लेते, तो एचसीएफ अहम को कितना हो गया बताओ 12 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हाँ सर तो गया 12। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? भाई 6 तो भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 11 भाज्य है, क्योंकि 11 में एक और 11 के अलावा किसी से नहीं लगेगा, और हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती है कि नहीं कहलाती है? चलो ठीक, अगला सवाल। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? भाई निम्न में से कौन परिमेय है? ये वाला तो अपरिमेय है, देखने से लगता है भाई 3 बाहर निकल भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं निकलेगा, ये वाला भी नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा। कितना? 7 7 49 और 8 8 64, 60/8। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा परिमेय है। चलिए आइए, कहता है कि मौसौ ए बी लौसौ ए बी बराबर क्या है? तो ए गुने बी, यानी संख्याओं का गुणनफल। ए गुने बी, ऑप्शन नंबर ए बी है बउआ, यानी मौसौ ए बी हमने पढ़ा है दो संख्याओं के लिए अप्लीकेबल होता है कि मौसौ गुने लौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी राइटर की बुक पढ़ो, वहां लिखा हुआ है। बच्चे सवाल बना लेते हैं भाई, ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल याद नहीं रखते, समझ नहीं पाते हैं उसको। आइए, किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत आवर्ती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी? अशांत आवर्ती है तो भाई अशांत आवर्ती वाली तो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो अशांत आवर्ती कहा है तो हम परिमेय में ही टिक करेंगे ना। आइए आगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? ये पूछ दो बच्चे दांत बांध देते हैं, मौसा एलसीएम तो बहुत रट लेते हैं। क्या होते हैं भाई मौसा निकालने की मतलब क्या है वो विधियां। उसके बाद आइए अगला, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक, ए एक्स प्लस बी का शून्यक। आओ इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, ए एक्स बराबर माइनस बी। अब एक्स बराबर माइनस बी बट्टा ए होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा? माइनस बी बट्टा ए, ऑप्शन नंबर बी में। आइए, यदि द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्यकों का योग 3 है तो के का मान क्या होगा? शून्यकों का योग तो के का मान, अब यहां पे आते हैं शून्यकों के योग में, कहा? आइए, अब इसको ना जहां आसानी से समझने वाली बात हो, सवालों को समझने वाली बात है, तो वहां उस सवाल को हम आसानी से समझेंगे और समझने का प्रयत्न भी करेंगे। चलिए, शून्यकों का योग, भाई मेरे द्विघात बहुपद में शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। माइनस बी बट्टा ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दे रखा भाई 3 है। ठीक हो गया? हाँ, मैं इस पे ना एक पूरे डिटेल हर चैप्टर का आपको एक ओवरऑल समरी, जो पूरे रिवीजन जब करवाऊंगा ना आपकी क्लास में तो पूरे लेके आऊंगा। ठीक है, एक एक अभी आप समझो बारीकी से इस चीज को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो के का मान कहता भाई अल्फा प्लस बीटा का मान होता माइनस बी बट्टा ए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए अब मैं यहां पे कह दूं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी होता है एक्स का गुणांक। किसका गुणांक कहोगे सर? एक्स का गुणांक होता है, ये पता है हमको 3 है, और यहां पे माइनस में के हो जाएगा है, और ये माइनस फॉर्मूला वाला है। ठीक, और ये क्या हो गया ए, तो 3 का गुणांक। तो अब यहां पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो माइनस के बराबर 3, 3 तिया 9, इधर प्लस में ये वाला माइनस, तो माइनस के का मान क्या होगा? -9। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? कहोगे सर -9 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, द्विघात बहुपद में त्रिघात में अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो कहता है भाई अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कर। भाई तो तुम ये बताओ ना कि द्विघात बहुपद होते, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा, शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बट्टा ए। ये भी मैं लिखा हूं कि माइनस बी द्विघात बहुपद में कौन होता है? तो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है भाई फॉर्मूला क्या, तो -7 लगा दे, और ए कौन है? नहीं कुछ है पीछे, तो 1 है, तो ये कट जाएंगे तो -7 होंगे ना, तो -7 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, 73 नंबर सवाल, 3x प्लस 4 के शून्यक, 3x प्लस 4 बराबर आगे नहीं कुछ था 0, 3x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, x बराबर -4 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? कहोगे सर हाँ दिख तो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
ये वाला भाई द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य भाई एक बात बताना, एक्स स्क्वायर अब -15 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या लिखेंगे? तो इधर कहोगे सर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर x बराबर रूट अंडर प्लस -15, ये बाहर तो निकलेगा नहीं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो रूट अंडर प्लस माइनस, एक बार प्लस -15 और एक बार प्लस में रूट अंडर 15। आइए द्विघात बहुपद इतना इतना है तो मूलों के क्या ज्ञात करना है? शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है। जब भी अगर आपको ऐसे सवाल अगर रहे, ऐसे सवाल, तो कुछ नहीं करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है, कहोगे हाँ सर होता तो है, तो भाई -3 और बट्टा में 1 तो क्या होगा 3 होगा, कहोगे हाँ। अल्फा गुने बीटा निकाल लो भाई सी बट्टा ए, कहोगे जी सर सी बट्टा ए निकाल लो। भाई सी कितना है अचर वाला तो 5, बट्टा में 1 अर्थात कितना हो गया 5। अब कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सवाल से, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, कहोगे हाँ सर ले तो लेंगे। अब बताओ अल्फा से अल्फा कौन है? बीटा, प्लस बीटा से बीटा गया अल्फा, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, 5 ही होगा। वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा का मान बता भाई, तो 3 है। सर अल्फा गुने बीटा का मान 5 है, 3/5 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो कहोगे सर 3/5 ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है? तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और जुड़ के अच्छा लग रहा होगा। सीखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल, तो -3 योग कहता है तो भाई प्लस वाला होगा और गुणनफल कहता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये वाला सही जवाब होगा, क्योंकि -3 कहता है शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो माइनस वाले को करेंगे तो वही प्लस में हो जाएगा। ये तो गुणनफल 2 होगा नहीं तो ये होगा नहीं, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये वाला, शून्यकों का योग -3। ठीक है, अगर ये कर देंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, हमको कह रहा है -3। ठीक है, आइए 77 नंबर, शून्यकों का योग यही अल्फा बीटा, अभी इसी टाइप का सवाल आया था भाई, कुछ नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -1/1 -1, अल्फा गुने बीटा c/a, नहीं कुछ है अर्थात 1/1, तो वही निकाल दो, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है कि नहीं? कुछ है ये नहीं, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यानी 1/1। ये आप कहोगे सर हाँ, तो भाई ये माइनस 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 माइनस, तो ये प्लस में होगा, यानी 1/1 होगा ना कट के, तो पूरा 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। कोई दिक्कत यहां में? इससे अलावा तो कुछ है नहीं। आइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये वाला बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में एक्स लगा हुआ है। ठीक, कहोगे हाँ सर ठीक है। आइए आगे 79 नंबर सवाल, इसका शून्यक पूछ रहा है भाई मेरे, शून्य का मतलब गुणनखंड तोड़ दो, x² + 3x + 2, जोड़ने घटाने पे 2, गुना करने पे 3, कौन ऐसा संख्या भाई? x² + 2x प्लस x + 2, यानी 2 दूना नहीं 2 1 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3x होगा, x कॉमन ले लो तो x + 2, और ये क्या हो गया बताओ? नहीं कुछ मिल रहा है ना, तो एक तो है ही जहां कुछ नहीं मिलता, +1 लिख के x + 2 लिख दो, x + 1 और एक हो गया x + 2, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 -2, -1 -2 ऑप्शन में देख रहा, दोनों प्लस में है ना, तो x + 1 = 0, x + 2 = 0, यानी x बराबर -1 और x बराबर -2। कहोगे सर ये तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, -1 -2, इसमें भाई लगा दो -1 -2, कहीं कर दो ना, लिखने में शायद गलती हो गई होगी। आ गया ये बहुपद इतना इतना का घात, भाई घात का मतलब पूछ रहा, तो भाई x² + 5x - 6 में घात माने ये वाला, तो घात क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? रैखिक का मतलब जिसका घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद नहीं है। ये वाला रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ घात क्या है? 3 है, तो ये त्रिघात हो गया, है कि नहीं? बाकी सब में घात 1 है, तो एक वाले घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक्स रेंज p x-1 पर निम्नलिखित में कौन होगा? भाई x-1 इक्वल टू, आगे नहीं कुछ है तो 0, x बराबर 1, इसमें रख दो 1 का स्क्वायर और -3 गुने 1 और माइनस में 4, 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, तो यानी कितना होगा भाई बताओ? ये कहोगे 4 3 7, 1 -7, तो घट के कितना होगा? माइनस में 6। कहोगे सर -6 तो ऑप्शन में हमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे, क्या नहीं दिख रहा है भाई? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है ना, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो ऐसे कैसे हो गया? 4 3 7, 1 में से 7 जाएगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? x -1 पर x का
स्क्वायर करने पर तो एक का स्क्वायर करने पर एक होता है। अच्छा, 3 × 1 तो -3। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शन में यहाँ है ये नहीं है, तो इसको छोड़ो, ऑप्शन में -6 कहीं पे लगा के उसमें हम वहाँ क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक, नहीं है कहीं पे लिख देना। ठीक है, कोई में अब कैलकुलेशन में तो एरर है नहीं। अगला सवाल देखिए, बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग। भाई शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। बोलो होता है, कहोगे हाँ सर तो होता तो है। तो बताए भाई शून्यकों का योग कहता है, तो -4 होगा, अब बट्टा में एक नहीं कुछ है तो एक, तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 होगा, तो 4 ऑप्शन नंबर कौन है, बी। आइए, इतना इतना के शून्यक तो अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा बताना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस में 5 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 5 हो जाएगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। आइए आगे, अब कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। भाई ये एकदम याद रखने, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है। और 1 मिनट, शायद ना बैटरी बदलनी पड़ेगी, 1 मिनट। बैटरी न बदलनी पड़ी थी। आइए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है बताओ। तो कहोगे सर द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, अब यहाँ पे मैं चर्चा कर देता हूँ, 2। और इसके अधिकतम घात 2, मतलब घात 2 हो सकते हैं, इसको शून्यक भी 2 होंगे। एक घातीय में बोलूँ तो एक, त्रिघातीय में 3, और उसको शून्यकों की संख्या 3 और उसके घात भी 3 होंगे, ये याद रखना। ठीक, तो इसके कितने होंगे भाई बताओ, 2 ऑप्शन नंबर। आइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में रैखिक, तो रैखिक में हम टिक करेंगे। उसके बाद, इसके बाद आइए, ये वाला सवाल थोड़ा सा समझने वाली बात है। आइए, यहाँ भी कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा तो ज्ञात करने ही होंगे, -b/a अर्थात -3, और ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये वाला क्या होगा, ऐसे भाई लिख दूं ना, तो माइनस और माइनस में 3 है और बट्टा में 1 यानी 1 है, तो कितना हो जाएगा भाई बता, 3 हो गया, अल्फा गुने बीटा c/a यानी 5/1 अर्थात क्या हो गया 5। कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहाँ, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। ठीक, अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा गए हो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस बीटा से अल्फा से अल्फा गए हो तो यहाँ बीटा स्क्वायर होगा। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा ये अल्फा गुने बीटा कोई फॉर्मूला होता, कहोगे हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आगे लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और बट्टा में अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा भाई बता कितना है, तो सर अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा गुने बीटा बता, 2 गुने अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान है कितना 5, और बट्टा में अल्फा गुने बीटा का मान 5, ये 9 और -10 और बट्टा में 5, तो 9 में से 10 जाएगा तो -1/5। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक, चलिए एकदम वो वाला फॉर्मूला याद रखना। आइए, कहता है शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे भाई मेरे। शून्यकों का गुणनफल यानी a की जगह पे क्या रखा जाएगा 8, तो x² -9x और प्लस में हो जाएगा ये 8, तो इसका गुणनखंड तोड़ दो तुम, गुणनखंड तोड़ने पर x² माइनस में 8x और माइनस में x, तो 8x और 1x, 9x और गुना करने पर प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस माइनस को x कॉमन लेंगे तो x -8, और नहीं कुछ है तो 1 कॉमन ले लो, ये x प्लस माइनस माइनस x -1 और ये हो जाएगा x -8, तो दोनों x माइनस इधर प्लस में इधर, तो दोनों प्लस में हो जाए 1 और 8, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आया। उसके बाद अल्फा शून्य अल्फा प्लस बीटा, भाई
अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बट्टा ए, देख के धुआं धुआं ऐसे सवाल को कर दोगे। माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस माइनस दो, और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है, एक दो, ये क्या होगा, दो बट्टा एक, अर्थात क्या होगा, दो। ऑप्शन नंबर कौन है, बी। उसके बाद आइए, अब ये वाला जो सवाल है, आप बताओ भाई कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना भाई क्षेत्रफल, तो ये में बताने की कौन बात है। एक्स लंबाई है और चौड़ाई है 2x प्लस 1, गुना कर लो तो क्या होगा बताओ, 2x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा ये भला x, तो 2x स्क्वायर प्लस, अब कहोगे सर 2x स्क्वायर प्लस x, और ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता, स्क्वायर में होता, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर दे दोगे। कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य, भाई इसका गुणनखंड तुम निकाल लो, गुणनखंड निकालना आता है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 6, जोड़ प्लस में 6 है, जोड़ने घटाने पे 5 और गुना करने पे 6, कौन ऐसा संख्या है? कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x दोनों को जोड़ दे तो माइनस में 5, दोनों को गुना करे तो प्लस में 6। अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, और नहीं कुछ मिल रहा है तो 3 कॉमन ले ले, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2, और ये बच गया क्या, x माइनस 3, और ये बच गया x माइनस 2, तो x माइनस 3, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा 2 और 3, और कौन ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए इधर बराबर देके करना ही आता है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट कहता भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान बता दो तुम, अल्फा प्लस, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लो, माइनस बी बट्टा ए, अर्थात माइनस 3 बट्टा, ठीक, क्या होगा 2, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा 3 बट्टा 2, फॉर्मूला से क्या है, अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, यानी 1 बट्टा 2, यहां तक में। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी हमने चर्चा किया था, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू, तो कहोगे सर 3 बट्टा 2 है, तो 3 बट्टा 2 का स्क्वायर करो, अब माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का मान 1 बट्टा 2, ये 2 से 2 गए हो तो कितना होगा 9 बट्टे 4। अब कहोगे सर 9 बट्टे 4 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, और 9 बट्टे 4 क्या, हाँ एक इधर तो एक बच गया ना, तो एक उसको तो मैं छोड़ ही रहा था, ये 4 कर लो भाई, ये कितने होंगे 9 और माइनस में 4 तो घट जाएंगे, तो 5 बट्टे 4 ऑप्शन में दिख रहे हैं कहीं पे, 5 बट्टे 4, 5 बट्टे 4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे देखिए क्या है, इतने इतने के शून्य के माइनस 3 है, तो के का मान ज्ञात करे, उसमें मैंने के की जगह पे रख दो भाई, एक्स की जगह पे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। आइए के माइनस 1 और गुने माने माइनस में 3 का स्क्वायर अब प्लस में के गुने माइनस में 3 अब प्लस में 1, आ जाओ इसको गुना करता हूं, तो माइनस में 3 होगा 3 के, और माइनस माइनस प्लस में 3, और ना 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 गुना स्क्वायर था भाई, स्क्वायर गुना करने पर, तो गुना करने पर हम्म हम्म हम्म, आइए गुना कर लेता हूँ, पहले स्क्वायर कर लेता हूँ उसको, मिटना यार तुम, चलो गुना कर लो, के माइनस 1, और इसको गुना करें तो ये 9 हो जाएगा, और इसको गुना कर ले तो माइनस में 3 के और प्लस में 1, गुना कर लो 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस में 1। अब ये बताओ तुम कि 9 में से 3 के चला जाएगा तो कितना होगा बताओ, और तो कहोगे 6 के, और ये वाला 9, और ये तो माइनस में 8, आगे नहीं कुछ है तो 0 है ना, एक तो लिख ही लिया था और बाकी कुछ छूटा तो नहीं, तो ध्यान दे लेना भाई। तो 6 के बराबर क्या होगा 8, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, के बराबर 8 बट्टा 6, तो के का मान 2 बट्टा ना 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 भाई, अगर 4 कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 बट्टा में 3, अब कुछ होने वाला 4 बट्टा 3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, एक समीकरण निकाय जिसका कोई हल ना हो कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होगा भाई तो विरोधी कहलाता है, विरोधी या असंगत, जिसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये सब। उसके बाद एक एक किस मान के लिए समीकरण इकाई का अद्वितीय हल होगा, ए का कौन सा मान रखेंगे कि भाई ये वाला जो है, तो आ जाओ ए बट्टा 6 और बराबर 1 बट्टा 2, आ जाओ ए का कौन मान के लिए होगा, तो हम 2a बराबर 6 कर देंगे, तो a बराबर क्या होगा बताओ बताइए, ये इधर गुना में उधर आएगा तो भाग में 6 बट्टा 2, यानी a का मान क्या होगा 3, a का मान क्या नहीं होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर कहोगे सर बी होगा। आइए
समीकरण युग्म इतना इतना। आप कहोगे सर इसका आप ये करके नहीं बताए, भाई यही करके मैं बता रखा हूं ना तुम्हें। मान रखोगे तो अगर ये 3 रखोगे तो 3/6 बराबर 1/2। जब ये कट जाएगा तो 1/2 के बराबर होगा। ये पहला दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो के का मान ए का मान 3 नहीं होना चाहिए। आइए इसका ग्राफीय निरूपण कहता है भाई बताने को, सिंपल सा बताया था, 1/2 और बराबर 2/1 और बराबर 4/12। ये बताओ पहला ही बराबर नहीं है, और जब पहला ही बराबर नहीं हो ऐसे के ग्राफ क्या होते हैं, ये जरा आप मेरे को बताओगे। 1/2 है कि नहीं, जब पहला ही बराबर नहीं हो तो ऐसे के ग्राफ हमने आपको बताए हैं प्रतिच्छेदी रेखा होता है। कौन रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो आप प्रतिच्छेदी रेखा कहां देख रहे हो, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। चलिए आगे आइए। ये कहता है कि भाई a-3, तो a के मान ज्ञात कर। अब भाई इसको ना a के मान ज्ञात करने हैं, a-3 बराबर 10/a। आइए तिरछा तिरछी गुना कर ले, क्या होगा, a को a से गुना करोगे a² - 3a बराबर 10 होगा। अब आ जाओ a² - 3a, और इधर ये माइनस में है तो इधर क्या चीज में होगा बताओ, माइनस में 10। अब बताओ तुम ऐसे कौन से संख्या है जो जोड़ने घटाने पे 3 होंगे और गुना करने पे 5 होंगे। कहोगे सर ये तो समझ में आता है, हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। a² माइनस, अब 5a और प्लस में 2a, तो 5 में से 2 जाएगा तो माइनस में 3, और गुना करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। a कॉमन ले लेंगे। अब समझ रहे हो ना कैसे, तो 5 भाई मैं ले लिया माइनस में, प्लस में 2 दे रहा तो माइनस में 3 होगा, और 5 2 को गुना करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। -5 को माइनस प्लस 2 से गुना करें तो माइनस में 10 हो जाएगा। a कॉमन ले लिए तो a -5। और यहाँ क्या बच रहा है, तो कहोगे सर यहाँ भी बच रहा है, प्लस में अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, तो a अब प्लस माइनस माइनस में 5। अब बताओ a + 2 और ये क्या होगा, a - 5, तो a + 2 बराबर 0 और a - 5 = 0। तो a बराबर -2 और a बराबर +5। तो -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5, -2 5 प्लस में, ठीक है। 98 99 विविक्तर भाई इसके ज्ञात करने हैं, विविक्तर यानी डी। विविक्तर का मतलब अगर कहूं तो डी ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, डी। आइए डी की बात करता हूं भाई, b² - 4ac होते हैं ना, a b और ये वाले c, यानी माइनस में 2k² और 4 गुने 3 गुने 1/3, 3 से 3 गए हो, -4k² प्लस में 4 -4 बराबर 0। तो डी का मान क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए रैखिक समीकरण युग्म का मतलब एगो हल ज्ञात करना भाई, हल ज्ञात करके दिखाओ। x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। आ जाओ गए हो, 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, तो x का मान कितना हो गया, 9। इसका मान अगर इसमें रख दोगे तो x का मान अगर रखोगे तो x + y बराबर 14, यानी x का मान 9 + 5 बराबर 14। अरे यार x ये y है, x का मान ना रखा हूं 9, तो y बराबर कितना होगा, 14 - 9, तो y का मान कितना होगा, 5। y का मान, x का मान 9 और y का मान 5, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को शेयर करें, जरूर करें और मेहनत से पढ़े लिखे। आज की क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।